अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर तला जोया। मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान डॉक्टर साहिब, बल्कि मैं डॉक्टर साहिब नहीं हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि आज डॉक्टर तला जोया के चैनल पे एक और फेस कैसे है। डॉक्टर साहब की 400-500 वीडियोस तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से, और सारी की सारी सबकी वीडियोस है। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी थोड़ी सी एंट्री मारते हैं और सर से पूछते हैं कि सर की स्टोरी क्या है, और वो कुछ दिल से जो हमारे सवाल हैं सर के लिए वो हमने पूछने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब कि आपने हमें ये एजाज़ बख्शा। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जवाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए। और जो आपके सवाल आते हैं, मेरे ख्याल से मार्केट में और भी बहुत से ऐसे रियल स्टेट के मेरे भाई हैं जिनके ऐसे सवाल आते रहते हैं, लेकिन आपने कहा तलहा भाई मैं आपके साथ ऑन कैमरा ऑन पॉडकास्ट मैं जो है ना आपसे आके पूछना चाहूँगा, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को भी बता सकूँ, आप भी अपने व्यूवर्स को बता सकें। तो स्टार्ट करें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं बेसिकली पहली बात तो ये कि आपसे इंस्पायर हूँ। आपकी काम करने का जो स्टाइल है ना, और आपकी जो प्रोडक्टिव रूटीन है ना, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉडकास्ट कैसे वजूद में आई है। अभी हम एक महफिल में बैठे हुए थे और हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अब खाने में टाइम था और मैंने सर को बोला, सर जी आपके हमें रिकॉर्ड करनी है, सुबह कर लेते हैं। हमारे पीछे उस्मान भी बैठे हुए हैं और उस्मान भी कहते हैं चले यार सुबह का मैं डन कर लेता हूँ। उन्होंने सुबह का डन किया, कहते हैं यार क्यों ना अभी हम फ्री बैठे हैं, अभी जाके रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं कहा चलो। सर कहते चलो, और अब अभी आके ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर का है ना कि काम हर टाइम होना चाहिए, और ये बहुत कमाल की क्वालिटी है, और इस पर जो है मैं अभी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल जवाद भाई, मुझे काफ़ी अर्सा पहले एक चीज़ समझ में आई है, टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से मैंने ऐसे आईटी के लोगों को देखा है जो अपना टाइम देते हैं और वो भी टाइम को भी बेचते हैं। कहते हैं 1 मिनट आपसे बात करूँगा $100 लूँगा। शायद अनवर को देख लें, ठीक है। मतलब कि टाइम आपके लिए इतना कीमती है। और ये देखें, लोग आपसे टाइम परचेज़ करते हैं। आज आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपको सैलरी किस लिए दे रहे हैं? आपकी आउटपुट नहीं आ रही, वो आपका वक्त ले रहे हैं तो आपको वो सैलरी दे रहे हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चला गया वो दोबारा नहीं आना। आज जो हमने सोचा हम कल सुबह करेंगे, तो हमें वसवसे जो है ना वो हमें वो काम नहीं करने देंगे। बस वसवसे हमारे दिमाग में आएंगे, भाई करेंगे कैसे करेंगे, किस तरीके करेंगे। तो मैंने कहा चलें अभी जाते हैं, आपके सवाल आते हैं और भी बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। मुझे ये बताइए, ये मेंटल क्लैरिटी कैसे आई आपके पास कि टाइम कीमती है और टाइम को मैंने यूज़ करना है? क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आती है। मुझे भी इसको समझने में अभी आपसे सीख रहा हूँ। तो 2-3 साल से मैं भी रियल एस्टेट, जब आपसे करियर शुरुआत हुई तब भी मैंने भी शुरुआत की थी इसी करियर की। बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, और मैं एक्चुअली इंस्पायर्ड हूँ आपसे। तो ये आपके पास कैसे आए कि हाँ यार मैंने करना है, और मैं जो है पूरा दिन पूरी रात, क्योंकि मैं आपके रात को 2 बजे मैसेज देख रहा होता हूँ और मैं अक्सर मैसेज कर रहा था सो जाओ डॉक्टर साहब सो जाओ। तो वो कैसे? जवाब भी, दरअसल पहले मैं जब था ना जिस कंपनी में, उस कंपनी में दरअसल वो लोग नहीं थे, वो विजनरी लोग नहीं थे। उस कंपनी में लोगों को टाइम की कीमत का नहीं पता था। उस टाइम जो लोग थे वो यही कहते थे कि यार हमारी 1 डील हो जाए, हमारी 2 डील हो जाए बस। कंपनी से मुराद आपके इर्द गिर्द के लोग? इर्द गिर्द नहीं, जहाँ पे पहले मैं मतलब कि एज ए मतलब कि जहाँ पे सेल्स पार्टनर था, जहाँ पे मतलब कि पहले मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, फिर कहीं और गया। वहाँ मैंने इस टाइम आप देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप देख लें, बहुत से लोग हैं जिनको वक्त की कीमत का नहीं पता, जो बस इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें बॉस कुछ देगा तो हम करेंगे, नहीं तो हमने कुछ नहीं करना। आजकल तो ये ढूंढ रहा। और सर यही चीज़ तो मुझे यहाँ आके होप ग्रुप ने सिखाई है कि मार्केट में काम है, आप काम करने वाले बने। हमारे एक दोस्त होता था, मैं उसका नाम नहीं लेता, हो सकता है वो नाराज़ हो जाए, ठीक है। उस बंदे को मैं देखता था यार, वो रात को 1-1 बजे ग्रुपों में मैसेज फेंकता था। उस बंदे को मैं देखता था वो सारा दिन मोटिवेशन लेता रहता था। यार उस बंदे को मैं देखता था वो जिस इवेंट में जाता था बंदे के पीछे पीछे होता था, नेटवर्क बनाता था। हम कहते थे यार नया मार्केट में आया, हम उसका मजाक बनाते थे। आज कसम से जो हम तीन लोग उस चौथे बंदे का मजाक बनाते थे ना, आज तीनों उसको उस्ताद मानते हैं। मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं। उसने टाइम की वैल्यू, मतलब कि उसको पता चला टाइम की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ जब मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुई
तो मैंने कहा टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी, टाइम को नहीं वेस्ट करना, टाइम को हमने वेस्ट कर दिया तो हम किसी काम के नहीं हैं। वो कहते हैं ना किसी भी एक स्किल को अगर आपने उसमें मास्टरी हासिल करनी है तो आप उसको 10,000 घंटे दे दो। यस। अब 10,000 घंटे दिन में अगर आप 10 घंटे दोगे तो वो 3 साल में आप कर सकते हो, या दिन में 3 घंटे दोगे तो आपको 10 साल लगेंगे। जवाब में मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बहुत से फेसबुक पे देखता रहता था, अपने दोस्तों को देखता रहता था कि वो पढ़ते होते थे कि वो एक मूवी आजकल बहुत आई हुई है, 12th फेल मूवी आई हुई है। अच्छा। इंडिया की है, ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, टाइकॉन्स को देखा, मैंने अपने ऐसे समझे जिसको मैं अपना रियल स्टेट टाइकॉन समझता हूँ, बिज़नेस टाइकॉन समझता हूँ, उनको मैंने देखा, उन्होंने देखा और ना उन्होंने अपने फेसबुक पे ना एक स्टेटस लगाने के लिए बड़ा किया कि रीस्टार्ट, समझ आई। तो मैंने कहा यार देखनी चाहिए मूवी कैसी है, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं और रीस्टार्ट हो रहे हैं। यार एक लड़का उसमें 15 घंटे अपनी राइस मिल चलाता था, उसके बाद सारा टाइम वो पढ़ने को देता था, घर से 1 रुपया लेके नहीं आया था, IPS ऑफिसर बन के गया था। सोना कब था जी? सोना कब था उसने बस पढ़ते पढ़ते नींद लग गई 1 घंटे 2 घंटे। ओके ओके। और कुछ ऐसे लोग होते थे सारी रात सोते थे, ठीक है, उनको टाइम की कीमत का नहीं पता होता था, बस पैसा है पैसा है पैसा है, ठीक है, लेकिन वो IPS ऑफिसर नहीं बन सके। उसके ख्वाब था, उसकी बस उनका, आप मूवी देखेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब कि जिस बंदे को टाइम की कीमत का पता चल गया ना, उसको फिर दुनिया भी सलूट मारती है और दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। जिस बंदे को टाइम की कीमत का नहीं पता, दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम। बेहतरीन बेहतरीन। और ये खासियत है आपकी कि आपने वक्त की कीमत को अंदाज़ा लगा लिया। मैं इसकी कीमत को अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अभी मैं इससे उस स्टेजेस से गुजर रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ ठीक है घंटा और सो लेते हैं, 2 घंटा और सो लेते हैं, 10 घंटे पहले सो जाता मैंने जिस टाइम मैं सोता हूँ ना, तो सुबह जिस टाइम मैं ऑफिस के लिए आ रहा होता हूँ ना, तो 9:30 होते हैं, 10 बजते हैं, तो आँख खुलती है, फिर नींद आती, सोता हूँ। जब मैं सो रहा होता हूँ मेरे जहन में आता है तलहा तो कैसे अपने ख्वाब पूरे कर सकेगा, तुझे क्या टाइम की कीमत का नहीं पता। यकीन माने वो चीज़ मुझे सोने नहीं देती, मेरे जहन में वसवसे पैदा करती रहती है। आपने रियल एस्टेट का चुनाव कब किया और स्टार्ट कब किया? रियल स्टेट का चुनाव, बस ये रियल स्टेट मैंने काफ़ी लोगों को देखे, एक्सीडेंटली रियल स्टेट का चुनाव अक्सर लोगों का होता है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसे ही हुआ है। और इसका चुनाव जो हुआ है वो इस तरीके हुआ है कि मेरे अंकल थे, उनको रियल स्टेट का बहुत शौक़ था कि मैंने रियल स्टेट में करना है, लेकिन उनका कोई साथ देने वाला नहीं था कि उनके साथ कोई चले करे। तो मैं इस्लामाबाद में आया, बहुत क्राइसिस से, अपने इलाके में बहुत मुझ पे क्राइसिस थे, मैं इस्लामाबाद में आया, तो यकीन माने, चले मैं कैमरे के सामने आज बता, तो मैं एक वेटर की जॉब के लिए आया। अंकल ने मुझे कहा तलहा आपने वेटर की जॉब करनी है कि मैं कॉल सेंटर बना दूँ, आपने मेरे पास काम करना है। मैंने कहा सोने पे सुहागा हो गया, मैं अंकल के पास काम करता हूँ, जो सैलरी वहाँ मिल रही है वो वहाँ मिल रही है, वहाँ मैंने होटल का खाना खाना है, यहाँ मुझे घर का खाना मिले। अंकल के साथ मैंने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अंकल ने कहा तलहा नाइट टाइम हम कॉल सेंटर चलाएंगे, दिन को हम रियल स्टेट का काम करेंगे। मैंने कहा डन हो गया, ऐसे ही काम किया, लेकिन रियल स्टेट का जो हमारा था वो हम वहाँ से थोड़े से फ्लॉप हो गए। रियल स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा खासा चल पड़ा। फ्लॉप कैसे हो गए थे आप? मतलब वहाँ पे क्योंकि हमें उस चीज़ की इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस लड़का रखा हुआ था। तो पहले मैं सुनता था कि आपका सगा भाई भी आपके पैसों से आपको कमा के नहीं दे सकता, अच्छा ठीक है, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ वाकई आपके पैसों से आपको कोई कमा के नहीं दे सकता जब तक आपको उस चीज़ का खुद नॉलेज ना हो। समझ रहे हैं बात? इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, लेकिन आप बात पूरी करें फिर आपसे ही सवाल। तो बस फिर उसके बाद वो थोड़ा सा स्टॉप किया मैंने, काफ़ी लॉस हो गया। तो रियल स्टेट हमने ख़त्म की कॉल सेंटर, उसके बाद रियल स्टेट का आगाज़ किया। तो रियल स्टेट का जिस टाइम आगाज़ किया तो अंकल उस टाइम करते थे बैरियर DHA का काम और मैं करता था सोसाइटीज़ का काम। तो अंकल ने कहा तला आप एक्सपर्टीज़ ले लो बैरियर DHA में, आप एक्सपर्टीज़ ले लो सोसाइटीज़ में, और मैं एक्सपर्टीज़ ले लेता हूँ बैरियर DHA में। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इकट्ठे मिल के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उसी पे वर्किंग चल रही है। सही सही। आपने भी बात की कि आपको सगा भाई भी आपको पैसे कमा के नहीं देता, आपके पैसों से। यस। कैसे कमा के नहीं देता? मतलब कि अगर लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट फर्म है,
इन्वेस्टमेंट फर्म है वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेता है, आपको मंथली रिटर्न भी देता है, और आपको या फिर कह देता है कि जितना कमाएंगे उसका आधा होगा, तो फिर वो भी तो कर रहे हैं और वो हज़ारों लोग कर भी रहे हैं। सर वो सूद कर रहे हैं ना। अब ये देखें, अब आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देख लें, कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप देखें, वहाँ पे आपने 1 लाख दिए, उन्होंने आपको उस पर 2% दिए, 3% दिए, 1.5% दिए। ये मेरा तो ज़मीर इसको इजाज़त नहीं देता कि ये आपका मतलब कि हलाल है। बेशक वो आपको जितने मर्ज़ी फतवे दिखाएं, बेशक वो आपको जितनी मर्ज़ी जस्टिफिकेशंस दें, ठीक है, तो मेरी नज़र में मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ को। आपका दिल नहीं मानेगा, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन अगर एक फतवा आ गया है जो कि किसी एक रिनाउंड अदारे से है, तो फिर मेरे ख्याल से मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि फिर हमें उसमें पता क्या है, उसमें ये है कि अब बहुत से जैसे फिरके आ जाते हैं। अब कोई अहले सुन्नत वाला कह रहा है नहीं है, दियोबंदी वाला कह रहा है नहीं है, अहले तशय्युअ वाला कह रहा है नहीं है, तो इसमें फिर वो काफ़ी कभी उसका नहीं है तो उसका हाँ है, तो उसका नहीं है तो उसका हाँ है, तो उसमें फिर काफ़ी वो चीज़ आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि फिर सूद जो है अल्लाह के साथ इलाने जंग वाली बात है, तो क्यों जिस रब ने हमें पैदा किया उसके साथ हम इलाने जंग करें। इस पे 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि जो आपको कंपनी कहती है ना कि इतना दो इतना ले लो, ठीक है, और वो रेंटल के नाम पे दे रही होती हैं। एक होते हैं जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं। मार्केट में ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टर्स आता है उनके पास, बोलता है हाँ जी, वो कहता है कि आप करोड़ दे दो, ठीक है, 50% हम 50 करते हैं और जितना मैं कमाऊंगा उतना आधा होगा। या फिर ये है कि आप बता दें कि आपको मैं कितना देना है। उसमें वो फिर पता क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ आ जाती है, उसमें वो आपने इन्वेस्टमेंट दी है किसी फर्म को, वो आपको ये गारंटी नहीं देगी कि आपका लॉस हो गया, आप उस चीज़ के हैं जिम्मेदार। अगर आपने उस टाइम सुन लिया कि लॉस में भी 50-50 है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वहाँ पे। वो आपको सिर्फ श्योरिटी देते हैं, तो प्रॉफिट की देते, लिख के देते हैं, लेकिन तब बताते ही नहीं है। बताते क्या 2 नंबर ना हो। हाँ, वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखा रहे। यस हाँ, बहुत ज़्यादा दिखा दिया उन्होंने। यस सही, तो इसलिए आप कहते हैं कि नेगेटिव समझता हूँ। हाँ, ठीक है, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ सॉलिड प्रोजेक्ट, सॉलिड चीज़ उनको लेके दें, ठीक है, जिससे उनको रेंटल वैल्यू भी आती रहे, उनकी ईयरली उनकी ग्रोथ भी हो। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं यूट्यूब चैनल पे मैंने एक डिफेंस रेजिडेंसी की मैंने लगाई हुई है, ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि 2023 में मार्केट क्रैश थी, वहाँ से उन्होंने कितना कमाया है और इस टाइम अब उसकी वैल्यू वर्थ कितनी है, सारी मैंने कैलकुलेशन करके बताई है। सर मुझे आप ये बताएं, इस्लामाबाद पिंडी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दें, मुझे आप कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई मुझे आप कोई ऐसी ट्रेडिंग दिखा दें जो 45 लाख आपने इन्वेस्टमेंट की है और साल के अंदर आपको 18 लाख 19 लाख का आपको प्रॉफिट दे। नहीं, इस तरह की हैं बड़ी, वो फिर इस तरह से हो जाती हैं कि वो फिर हाई रिस्क हाई रिवार्ड में आ जाती हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसके आप यहाँ पे पता है क्या सर, ये स्लीपिंग मोड इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे आपको एफर्ट करनी पड़ती है, रिस्क होती है। यहाँ पे आपकी रिस्क भी नहीं है, स्लीपिंग मोड इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट की, आपके पास आ रहा है, आपको टेंशन ही नहीं है, बस आपने साल बाद देखी आपकी वैल्यू एडिशन कितनी हुई है। तो ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट आजकल मार्केट में एनालिसिस करने वाले भी बहुत कम लोग हैं और ऐसे प्रोजेक्ट भी देने वाले बहुत कम लोग हैं। बस क्या किया, एक उन्होंने सोसाइटी बना दी है और तकरीबन 10 से 20 ऑफिस बना दिए हैं, जहाँ पे सबको ऑथराइजेशन दे दी है और पूरी टीमें बिठा दी है, भाई आप बैठ के काम करें, ठीक है, और वो काम करी जा रही है, डाउन पेमेंट पे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट पे डाउन पेमेंट ले रही हैं। 4 साल बाद पता चलता है वही जो आपकी वो आपकी चीज़ है, वो जो जितने की आपने ली होती है उतने की भी आपकी नहीं बिकती, वो आपकी 30% माइनस में बिक रही होती है। तो फिर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? लेकिन फिर वही चीज़ आप भी तो रिकमेंड करते हैं। लेकिन जी बिल्कुल मैं करता हूँ। मैं उस केस में करता हूँ जिस केस में एक आपका यंगस्टर है, वो कोई जॉब कर रहा है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, अब उसने सेविंग करनी है, ठीक है। जैसे आप देखें, आप स्टडी करते होंगे बिल गेट्स को, इलोन मस्क वगैरह को स्टडी करते होंगे, इन्होंने ऐसे ही तो अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। उन्होंने डाउन पेमेंट, उनके पास अब इतनी अमाउंट नहीं है कि वो यके मुश्त 8 लाख रुपए दे सकें। उनके पास इतनी है कि वो 1.5 लाख दे सकते हैं और वो भी 2 से 3 महीने के अंदर सेविंग करके दे सकते हैं, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की उसने डाउन पेमेंट कराई, अब महाना उनकी कैपेसिटी है, वो 23,750 की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 4 साल वो किस्तें दें, 4 साल बाद जब उसकी वो चीज़ बन गई है तो बेचने का ना सोचें, उसको अलॉटमेंट लेटर को फाड़ के साइड पे रख दें कि मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, नेक्स्ट, ताकि आप 10 से 15 साल बाद, जिस टाइम आपके दिन गुजरे, 10 से 15 साल जब आपके गुजरे, आपकी औलाद हो, तो लोग कहने वाले हों आपकी औलाद को कि भाई आप पैदा हुए मुंह में सोने की चम्मच लेके।
उसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करना। लेकिन आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए काम करना। यस, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आप माली जो है ना तंगी तंगदुस्ती वो ख़त्म हो जाए, आपको पैसे की टेंशन ही ना हो, आपको पैसे की टेंशन ही ना हो। अगर अभी आप नौजवान हैं, ठीक है, आपके ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो आप आने वाले 10 से 15 सालों का सोचें, उस टाइम हमारे पे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ताकि हमें पूरी ज़िंदगी जलालत ना करनी पड़े, पूरी ज़िंदगी हमें इसी एफर्ट में जद्दोजहद में ना गुजर जाए। ठीक है, हम जलील हो रहे हैं, हमारी औलादें ना जलील हो, हमारी नस्लें ना जलील हो। हमें पता फाइनेंशियल फ्रीडम पे कैसे काम करना है, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम कराएंगे। आजकल क्या होता है? आजकल ये होता है कि आपके पास जायदाद के पास इतना, आपकी जायदाद है, आपके पास इतना पैसा आ गया है, आपने बस अगले बंदे को फाइनेंशियल एजुकेशन पता ही नहीं कि फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या। उस बंदे ने उसी को थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, खा जानी है। जब उसकी औलाद होगी पता चलेगा वो हीरो से जीरो होगी। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने देखी हैं, तो ये आपके सामने है। यस। तो आजकल बताएं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कौन बता रहा है आपको? आप बता रहे हैं आप बता रहे हैं। आप यकीन मानिए अच्छा, ये चीज़- मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है। अभी आपने बताया 4 साल, साथ ही आपने बोला 10 से 15 साल, ठीक है। अब जहाँ तक वादा करते हैं जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी डेवलपर इंक्लूडिंग डीएचए एंड बैरिया, 4 साल में आपको कब्जा मिल जाएगा, 4 साल में आपका प्लॉट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन आपने क्या बताया? 10 से 15 साल। ये आप जवाब दें ऑडियंस को, ठीक है, और आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे जरा ये बताएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब सोसाइटी ने आपको बताया कि 4 साल में आपको कब्जा देगी, ठीक है, ऐसे ही बात है। अब सोसाइटी 4 साल में अपनी जो कमिटमेंट की होती है वो सोसाइटी पूरी करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन, उसकी वे चेंज होती है। वो 4 साल में कब्जा उसको देती है। अब उन्होंने जो पेमेंट प्लान बनाया हुआ है 4 साल का, वो उसी बंदे को दे देगी, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी एडवांस पेमेंट करता रहेगा। मतलब उन्होंने कहा बैल्टिंग हो रही है, इतनी अमाउंट है दे दो, उसमें ये हो रही है, इतनी अमाउंट है दे दो। अब मंथली इंस्टॉलमेंट वाली बात नहीं है, ऐसे ही बात है। तो इसीलिए मैं अपने जितने भी यंगस्टर होते हैं उनको कहता हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं ख़ास तौर पे जो काम कर रहा हूँ, मैं मेन ब्लूबर्ड सिटी पे काम कर रहा हूँ, मेन मैं पार्क्यू सिटी पे काम कर रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जो सॉलिड हैं, जिनको मैं एनालिसिस करके बता सकता हूँ, सर आप इन्वेस्टमेंट लें, इतना आपको इसके अगेंस्ट आपको इतने अरसे में इतना प्रॉफिट हो जाएगा। उनके प्रीवियस रिकॉर्ड उनको बता देता हूँ, मैं के साथ प्रीवियस रिकॉर्ड शेयर करके उनकी मैं इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ। और ऐसी सॉलिड जगह होती है जो उनका वो खुद भी मुतमईन होते हैं कि यार यहाँ पे करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। थोड़ा मैं भी ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि 4 साल का मतलब, अगर लेट से एक सोसाइटी आपको कह देती है कि 4 साल में आप कब्जा ले लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसाइटी वहाँ बनती है जहाँ पे सिर्फ ज़मीन होती है, तो वो हमेशा शहर के साथ ही किसी एक अलग शहर आबाद हो रहा होता है, ठीक है। अब शहर जब आबाद हो रहा है, ठीक है, तो शहर को बनाना मसला नहीं होता, उसको आबाद करना मसला होता है, ठीक है। 4 सालों में आप किसी शहर को आबाद नहीं कर सकते हैं, डिलीवर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उन्होंने डिलीवर कर भी दिया ना 4 सालों में, ठीक है, तो वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों के लाओगे वो नज़र नहीं आएगा। विलायत की एग्जांपल ले लें, जिधर हम बैठे हैं अभी विलायत कॉम्प्लेक्स में, आज से 3 साल पहले यहाँ पे कोई भी नहीं था, और अभी भी ये लास्ट का विलायत का जो इससे पिछली वाली जो गलियाँ सारी, वो सारी खाली हैं। लाइक लिटरल अगर ये एरिया खाली है तो जो भी बन रहा है वो कितना होगा, बट टाइम के साथ साथ वो भरेगा ज़रूर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपके शो पे आया हूँ आपसे सवाल करने, वो आप बताएंगे इसके बारे में। सर दरअसल सीन ये है कि अब आप रियल एस्टेट में बहुत से ऐसे बड़े रियल्टर्स को देख लें जिनका एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक टाइम गुजरा हुआ है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल हो गए होंगे जिनके एक टाइम गुजरा हुआ है। उन्होंने एसेट्स कैसे बनाए हैं? हम सुनते हैं भाई वो आया था ऑफिस बॉय के लिए, हम सुनते हैं वो आया था सेल्समैन के लिए, उसने अभी वो देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ तक, कैसे वो हमें वो इस तरह हुए कि उन्होंने उसी टाइम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके भूल गए थे। यस, क्योंकि इस पे मेरे एक अपने क्लाइंट है, वो कह रहे थे, कहते कि हमें उन्होंने हमारे से प्लॉट लिया, लेने की जो वजह उन्होंने बताई थी ना, ये बोला था हमें बैरिया की ऑफर हुई थी, बैरिया फेज 8 की पे प्लॉट ले लो, और कहते हैं स्वां पुल से आगे जो है ना वहाँ पे कोई रात शाम के बाद नहीं जाता था, वहाँ पे स्वां पुल से आगे रावलपिंडी खत्म हो जाता था, और अभी स्वां पुल के बाद शुरू होता है। डीएचए वैली कहाँ पे आ रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहता है अब वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की है, अब ये वाली अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करता, जो कि रिंग रोड के आस पास और ये चक्री और अडियाला की जितनी बेल्ट है, इधर जो सोसाइटीज हैं, अब वो उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, और वो फुल वहाँ पे मेहनत करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
जिस तरह आपने बताया ना 20 से 30 साल जिन लोगों ने लगाए हैं तो वो कैसे कामयाब हुए हैं। हर बंदा, हर अंकल जिन्होंने 15 से 20 साल लगाए हुए हैं वो आज सक्सेसफुल है, कंफर्म सक्सेसफुल है। कोई ऐसा बंदा आपने देखा हो जो कि रियल एस्टेट में 15 से 20 साल लगाए हो उसने और वो उसका कोई अच्छा खासा सीन ना हो? तो इसमें फिर एक और सिनेरियो भी आ जाता है। इसमें सिनेरियो ये आ जाता है कि अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर आप हमें पहले बताते नहीं हैं, आप हमें ये नहीं करते, आप हमें ये नहीं करते। इसकी रीज़न सबसे बड़ी क्या होती है? क्या? इसकी रीज़न ये होती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अच्छा कंसल्ट वो अपने अच्छे कंसल्टेंट के साथ करते हैं, परचेज वो उससे करते हैं जो टक्के मारी वाला बंदा होता है, जो 2 साल बाद मार्केट में नहीं नजर आएगा, क्योंकि उनको सस्ती मिलती है चीज़। यस क्योंकि सस्ती चीज़ यस, मिलती है। यहाँ से अगर कोई उससे 10,000 या 20,000 चार्ज कर रहा है ना, तो वो उसको 10 साल सर्विसेज देगा और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगले बंदे को मुतमईन भी करेगा, उससे होल्ड भी करवाएगा। अब जो 10,000 जो जिसने वहाँ से 500 कमाया, 1000 कमाया, वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार बार बार कॉल कर रहा है, अब कमाया 1000 है, सर खा रहे मेरा खाम खा का। फिर कहेगा यार मैं रियल एस्टेट में काम ही नहीं करता, तू कौन है, मैं कौन हूँ। जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो कहेगा यार मैं इसको कंसल्ट नहीं करूँगा, तो इसने बाद में ना मेरे पास आना है, बल्कि इसने मेरी नेगेटिविटी शुरू कर देंगे। दैट इज़ वाई मैं अपनी कंपनी में जितनी भी टीम है सबको बोलता हूँ डिस्काउंट नहीं देना। क्यों डिस्काउंट नहीं देना? इसकी वजह क्या है? जो बंदा जिसको ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है ना, उसको बहुत कम सर्विस देता है वो, ऐसी ही बात है। और फिर वो क्लाइंट ख़राब होता है। मैं कहता हूँ क्लाइंट ख़राब ना हो, ठीक है, उसको चीज़ महंगी दे दो, उसको चीज़ अपने पूरे रेट पे दे दो, उसे डिस्काउंट नहीं दो, उसको मुतमईन करो ना, इस काबिल बनाओ ना, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अगला बंदा माने कि यार वाकई अगर इसको मैं दे रहा हूँ। यार होप में डॉक्टर तला आपका नाम है, तला आमिर जो है, इंजीनियर तला आमिर, जो कि इसके होप ग्रुप के ऑनर है, CEO हैं, उनकी एक बात थी, वो मुझे साकिब भी बता रहे जो कि BM है इस कंपनी के। कहते हैं कि उनके पास एक बंदा आया, कहते हैं कि यार बाहर से ना ये चीज़, मैं एग्जांपल दे दूँ, 10 लाख की चीज़ है, क्या वो आता है तला भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तला साहब मुझे ये चीज़ जो है ना ये बाहर से ना वो 7 लाख में मिल रही है, तो आप ज़रा मुझे दे देना प्लीज़। इसने तला साहब ने बोला आप जाके ले लें। नहीं लेनी आपसे। वो कहे सर आप ले लें आपसे, मेरे पास इतने में नहीं है। कहते नहीं आप लेके देना, वो दे रहा है ना वो। मैं कहा वो दे रहा था, ले उससे, कोई मसला नहीं है, मैं कोई नो हार्ड फीलिंग्स एट ऑल, ठीक है। अब वो बंदा घूम रहा है, वो कहते नहीं यार आप कितने में देंगे? कहते मेरा 10 लाख रेट है। 7 लाख पे वाइल मार्केट से मिल रही है वो चीज़, और 10 लाख में तला साहब कह रहे हैं कि मेरे से 10 लाख में ही मिलेगी। वो बंदा घूमता फिरता है, फिर कहता है सर कुछ करें सर, मेरा रेट ही है, ठीक है, और मैं इतने में दूंगा। यकीन जाने वो इतने में लेके गया, वो 10 लाख की चीज़ ले गया, उसने बाहर से 7 लाख की चीज़ नहीं खरीदी। क्यों? इंजीनियर तला की वो है क्रेडिबिलिटी, होप ग्रुप की क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है। उसको पता है कि भाईजान और कोई गया तो गया, होप ग्रुप के कहीं नहीं जाने वाला। सर यही देख लेना मार्केट में इस टाइम आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, चीज़ सस्ती दे देंगे लेकिन बाद में नज़र नहीं आएगी। और अपनी कंपनी में मैं यही कहता हूँ, मैं JRealty में भी सबको यही गाइड करता हूँ, यही करता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं, डिस्काउंट नहीं है, डाउन पेमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे किस्तों में भी आ जाए, जो कि आप भी अक्सर आजकल चला रहे हैं यही कि किस्तों पर डिस्काउंट हासिल करें, मर्जिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। डाउन पेमेंट पे नहीं है, डाउन पेमेंट पे इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सर्विसेज अगले 4 से 5 साल नहीं 10 साल तक देनी है। क्योंकि 4 से 5 साल तो लोग बोलते हैं ना कि इतने में आपको जो है डिलीवर हो जाएगा, बस प्लॉट ले लें आप जी, वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि 4-5 सालों में मैं अपना घर बना दूंगा। अभी ऐसा नहीं है, आप घर के लिए आपको जगह भी मिल जाएगी लेकिन वो रहने के काबिल नहीं होगी क्योंकि वो खंडर है, उसको आबाद होने में टाइम लगता है। हाँ, अब आबादी में एक और चीज़ आ जाती है, आबाद होने के लिए किसी एक जगह को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, आप बताएं। आबाद होने के लिए आबादी की ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन की ज़रूरत, आबाद होने के लिए एक्सेस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बात, आबाद होने के लिए वहाँ पे आमदो रफ्त की ज़रूरत होती है, ऐसे ही ठीक है। और जब अडियाला पे चक्री रोड पे जब रिसेंट सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी, ब्लूबर्ड को कितना अर्सा हुआ लॉन्च हुए हुए? तकरीबन 2018 में लॉन्च हुई थी। 2018 में लॉन्च हुई थी, मतलब कि उससे पहले भी हवा थी लेकिन 2018 में प्रॉपर वो लॉन्च हुई है। अब 2018 में वो लॉन्च हुई है। 2018 के टाइम पे लोग बोलते थे चक्री रोड, अबे भाई चक्री रोड बदनामे ज़माना रोड है, ठीक है, वहाँ पे कौन लेगा प्लॉट, दिमाग किसी का ख़राब होगा जो कि वहाँ पे जाएगा। ये हो गया। आज वो देख लें कि कितनी कैपिटल स्मार्ट सिटी यार वहाँ पे बन रही है, कैपिटल स्मार्ट बहुत बड़ा नाम है, और आगे DHA भी वहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अडियाला रोड इतना बदनाम नहीं था क्योंकि वहाँ पे आबादी है।
अभी के टाइम पे ना चकबेली रोड जो है ना वो इस तरह से है, बदनाम ज़माना रोड है चकबेली खान का जो रोड। क्यों खाली है? वहाँ पे रात के टाइम आप नहीं जा सकते। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनकी क्या कहते हैं जेब कतरियाँ हुई हैं वहाँ पे, सही है, और वहाँ पे भी सोसाइटीज आ रही हैं, ठीक है। और ये वही वाला हिसाब किताब होगा कि आने वाले वक्तों में वो चीज़ वैसे ही हो जाएगी जैसे कि वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी है। कि आप सॉलिड चीज दें। बट कहना ये चाह रहा हूँ ना, कहने का मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ आए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ब्लू वर्ल्ड में प्लॉट ले लेना मतलब ऐसा नहीं कि ब्लू वर्ल्ड 4 साल में डिलीवर हो जाएगा। ब्लू वर्ल्ड 5 लाख कनाल का प्रोजेक्ट है, 5 लाख कनाल, ऐसे ही बात बहुत बड़ी चीज है ये। ऐसे ही बात मैं 2040 का प्रोजेक्ट बोलता हूँ, आप एग्री करें डिसएग्री करें कोई मसला नहीं। सर 2040 बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि फुल फिल आबाद होना। अब ये है कि अब सोसाइटीज़, अब आप बैरियर टाउन को देख लें, बैरियर टाउन में पहले कुछ हिस्सा आबाद हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ। अब इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी में उठा के देख लें, आपको जो जर्नल ब्लॉक है वो आपका अच्छा खासा जो है मतलब कि आबाद होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फिर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती जाती हैं। यस, अब स्टेप बाय स्टेप तो होती जाती हैं, लेकिन मैं जो ये बात बता रहा था ना कि चकबेली खान को भी ये समझ रहे हैं। देखिए ये जो सारी बेल्ट जो है सारी आबाद की हो रही है, पहले आपको ये बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड, ठीक है। रिंग रोड एक मैसिव प्रोजेक्ट है जो कि पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को जोड़ रहा है आपस में। जब रावलपिंडी इस्लामाबाद को आपस में जोड़ रहा है और रिंग रोड इतनी दूर से आ रहा है, और ये प्लानिंग उन्होंने कब से की हुई है? 2000 से की हुई है, और 2000 में आपको स्वां से आगे आबादी नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब वहां से बंदे ने प्लानिंग की हुई है और अभी जाके वहां पे सोसाइटीज अभी लॉन्च हुई हुई हैं। सोसाइटी बेसिकली जो फाइल है ना वो बिल्कुल शुरू का 5% होता है, फिर उसके बाद उस पर प्लॉट आता है, प्लॉट के बाद फिर उसके बाद घर बनते हैं, फिर कमर्शियल बनते हैं, फिर उसके बाद अलग से जो बैरियर वाला काम होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो वो चीज़ है उसको मेच्योर होने में टाइम लगता है। ये सारी डिबेट करने का मकसद ये था कि मेच्योरिटी का टाइम रियल एस्टेट को चाहिए होता है। बेसिकली 2022 और 2021 में ये हुआ था कि ये पैसा डालो और 6 महीने में लिटरली डबल हुए हैं लोगों के, लिटरली मतलब लोगों ने 10 करोड़ डाले और 20 करोड़ निकाले हैं उन्होंने, ठीक है। और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने यही कमिटमेंट्स की थी जो मैंने पहले आपसे इन्वेस्टमेंट की बात की ना, अभी आओ 50% मैं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% आपका 100% के बराबर होगा। मतलब कि अगर लेट्स से करोड़ है, करोड़ पे 50 लाख का हमारी वो है क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, कितने में? 6 महीनों में। लाइक कैन यू इमेजिन? तो उसकी वजह से जो है ना लोगों की आदतें बड़ी खराब हुई है और लिटरली फाइल्स जो है ऑन पे गई है, फाइल्स ऑन पे गई है। रावलपिंडी से रिंग रोड 0 किलोमीटर पे कौन सा प्रोजेक्ट है? रोडन एन्क्लेव, ठीक है। सिर्फ एक न्यूज आती थी और फाइल जो है ऑन पे, आज रिंग रोड बंद रहा और सारी की सारी फाइलें डाउन है। ऐसे ही बात। लेकिन अभी ये टाइम जो है ना बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। यस यस यस, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेच्योरिटी का तो टाइम देना है ना। ऐसे ही बात है। मेच्योरिटी का टाइम नहीं दे रहे थे ना, वो कह रहे थे फाइल का बिजनेस, वो ट्रेडिंग उन्होंने बना दिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे करो ना, फिर ये रियल एस्टेट इसको नहीं कह सकते हम। सर दुनिया मानती है जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती है ना, और सेफ इन्वेस्टमेंट है, स्लीपिंग मूड इन्वेस्टमेंट, वो रियल एस्टेट है। अगर आपको लॉस होगा, ख़तरा होगा, कुछ मसले मसाइल होंगे, वो आपकी जो आप गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से सीन है, ठीक है। अगर तीसरी इन्वेस्टमेंट की बात कर दीजिए, ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें फिर आपके पास जो है ना मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, टीम होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें। वो फिर मैं समझता हूँ कि आपकी एक किस्म का बिजनेस है, आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्लीपिंग मूड जो आपको ये तो अभी ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी हमें खाना नहीं खाया हुआ, खाना खा के इंशाल्लाह बाकी की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ रहिए।